Welcome to another episode of RX Factor. Today we are joined by a veteran of the industry, Sayed Umair Maroof, to answer the burning question: who will survive the next 5 years in the Pakistani pharma industry, currently driving strategic growth as the Director of Marketing and Sales at CCL Pharmaceuticals, formerly the Director Business Unit at Getz Pharma, a true industry pioneer who led the digital wave early on as the General Manager of Digital Marketing at PharmEvo. He brings a rare blend of leadership, having managed international business operations across 6 countries in South Asia and CIS, while mastering the local Pakistani market. His expertise bridges the gap between traditional commercial excellence and modern digital transformation, ensuring strategies work on the ground, not just in boardrooms. From managing P&L and profitability to executing complex product launches, he possesses a holistic view of the pharmaceutical value chain. We discuss the critical shift from generics to branded generics and why this transition is the new growth engine for Pakistan. Plus, a radical candor reality check, separating the hype from the reality in digital marketing, commercial excellence, and what it truly takes to survive the next half-decade. Let's dive in. Welcome to the show, Umair Maroof साहब. थैंक यू सो मच नैयर फॉर हैविंग मी. इन ऑनर के आप जैसे जो प्रोफेशनल हैं आज वो इस तरह के सेशंस कर रहे हैं which brings a lot of sense to the sessions. February to January 11 महीने होते हैं सर इसके. On me, मेरे ऊपर है यार ये. अब मेरे ऊपर है सवालात क्या पूछता हूँ मैं आपसे. आपके मैंने शोज देखे हैं प्रीवियस. यू आर वैसे ही कंसिडर टू बी वेरी बोल्ड एंकर. तो मैं ज़रा एक्साइटेड हूँ. लेट्स सी क्या आता है, क्या होने वाला है. थैंक यू सर, who will survive to next 5 years in pharmaceutical? बड़ा ज़बरदस्त सवाल से शुरू किया और बड़ा मुश्किल सवाल भी है वैसे ना इसका जवाब. बट अगर इसको ना किसी कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए जवाब देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उसको समझना. मैंने करियर शुरू किया था 2005 में और पूरे 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं. इस 5 साल में मैंने वो दौर भी देखा नहीं है जब मल्टीनेशनल्स के ब्रांड और हम जैसे फार्मेसी ग्रेजुएट्स का ख्वाहिश होती थी किसी मल्टीनेशनल मेडिकल लैब लग जाए. फार्मेसी करके आप निकलते थे, कहते थे यार बड़ी बड़ी कंपनीज़ें वहाँ लगी, लेकिन अब वो नहीं रही हैं पाकिस्तान में. तो ये जो अगला 5 साल है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिसाइसिव है. और वो यूँ डिसाइसिव है कि वन ऑफ माय ऑपरेटिंग मार्केट जिसमें मैं काम करता रहा आज से 2.5 साल पहले तक, श्रीलंका, उनका कानून ये कहता है कि मुल्क में किसी भी एक जेनेरिक का 20 से ज़्यादा ब्रांड नहीं हो सकते. ओके. इफ़ यू वांट टू हैव द 21st ब्रांड इन मार्केट, आपको किसी एक ब्रांड को डी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. ये कानून है मुल्क का. समहाउ हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ 700 कंपनियाँ तो 700 ब्रांड हो सकते हैं. यस. अब सवाल जो आपने पूछा है ना कि अगले 5 साल होने कैसे वाले हैं, अगले 5 साल जो होंगे वो डिफ्रेंसिएशन के होंगे ब्रांड के अंदर, जो कि ब्रांड को या जेनेरिक्स को कन्वर्ट करेगा ब्रांडेड जेनेरिक्स में. वो आपको मिलेगी सिर्फ वैल्यू क्रिएशन से. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ मैं दवाई एक ए बेचता हूँ और बी आ जाए और मेरे ब्रांड में कोई वैल्यू नहीं थी तो बी मुझे रिप्लेस ना कर दी. बी बहुत आसानी से रिप्लेस करेगी, सिर्फ 5% या 10% पैसा ही कम करना पड़ेगा उसको. राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ हम एज ए इंडस्ट्री ये कहते हैं कि हमारे मार्जिन्स इरोड हो रहे हैं डॉलर की वजह से. दूसरी तरफ हम अपने पास से जो ब्रांड की लॉयल्टी थी उसको अपने हाथ से काट रहे हैं. तो हमें तो प्राइस नहीं मिलेगा. हमारा डॉलर, हमारे API कॉस्ट वैसे ही बढ़ेंगे. तो ये तो सर्वाइवल है इस वक्त. अगर आप ब्रांड जेनेरिक्स को ब्रांडेड जेनेरिक में कन्वर्ट नहीं करते तो इवेंचुअली 5 साल बाद, मतलब है कि डिफरेंशिएशन की बात करें तो 700 कंपनीज हैं. 700 कंपनीज अगर सेम मॉडल पर डिफरेंशिएशन करेंगी तो फिर भी कामयाबी तो नहीं मिलेगी बॉस. नहीं मिलेगी ना. तो यही तो फ़र्क शुरू होता है कि डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लॉजिक्स हो, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डेटा हो, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन फीडबैक हो. डिफरेंशिएशन फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं कि मेरा नीला था तो तुम्हारा पीला हो गया. यस, पैकेजिंग चेंज कर दी. ये डिफरेंशिएशन नहीं है यार. या इस दफ़ा जो है मैंने दवाई जो थी वो 14 के डब्बे में रखी थी, अब मैं 28 कर देता हूँ. ये डिफरेंशिएशन नहीं है. आपको सुनना पड़ेगा अपने कस्टमर्स का और अपने कंज्यूमर का भी.
हम एज ए फार्मास्यूटिकल इस वक्त कंज्यूमर से बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में एडवोकेसी मॉडल, पेशेंट फोकस ग्रुप बेतहाशा मौजूद हैं, वो कंज्यूमर से बात करते हैं। पाकिस्तान में भी हम कंज्यूमर से तो बात ही करना शुरू पाबंदी भी तो है। कंज्यूमर से दवाई नहीं बेच सकते, बात तो कर सकते हैं बीमारी की, बात कर सकते आप हैं। बीमारी की आगाही तो दे सकते हैं उनको। बस ब्रांडेड जेनेरिक और जेनेरिक की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, दूर बैठ के ऐसा लगता है कि ये ब्रांडेड जेनेरिक का वर्ड, अच्छी सी पैकेजिंग, अच्छा सा शोर शराबा, अच्छी सी इंडोर्समेंट और उसके बाद प्राइस बढ़ा देने का एक अच्छा तरीका है ये। कुछ कहेंगे सर इस पे? नहीं, देखिए ये इसी तरह से है। आप एक माशाल्लाह बड़ी, अभी मैं आप सामने मेरे बैठे हुए हैं, एक ब्रांडेड आपने हुडी और अपर पहना हुआ है जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने इस ब्रांड को खरीदते हुए कोई प्रॉमिस खरीदा है? यस, प्रॉमिस खरीदा है। उस प्रॉमिस ने आपको किस चीज़ की अश्योरेंस दी है? कि ये डिफरेंट होगा, ये क्वालिटी में अच्छा होगा और हमेशा अच्छा होगा। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी कंसिस्टेंटली। जहाँ पे फ़र्क आता है ना ब्रांडेड जेनेरिक और जेनेरिक का, वो कंसिस्टेंट क्वालिटी अक्रॉस दी बॉर्डर है, जो कि हमने क्रिएट करना है। वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा। डिफ्रेंसिएशन डब्बों के ऊपर और रंग से नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन होता है कंसिस्टेंसी से। और कंसिस्टेंसी फार्मास्यूटिकल में या हेल्थ केयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी की है। यस, इस वक्त 700 कंपनीज़ हैं, बट आज मैं अपने घर में कोई दवाई लेने जाऊँ ना तो मुझे पता है मैंने 12, 15, 20 कौन सी कंपनी जिनकी लेनी है। उसके अलावा मैं खुद भी रुक जाता हूँ। यस, कॉन्शियस हो जाते हैं फिर हम। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कंसिस्टेंट क्वालिटी, बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं है कि बाकी मैंने अगर 20 बोल दिया तो 680 बुरी हैं, लेकिन मेरा वो ट्रस्ट नहीं है कंसिस्टेंट क्वालिटी के ऊपर। तो अलग इस वक्त जो डिफरेंस है ना, वो क्वालिटी की कंसिस्टेंसी पे, जो कमिटमेंट है, जो वैल्यू है, उसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली फार्मास्यूटिकल में या कमर्शियल में का समहाउ मूवमेंट्स बहुत होती हैं, तो वो जो वैल्यू है ना वो कहीं 2-3 साल बाद बदल जाती है। ये दूसरा बड़ा डायलेमा है। एज ए इंडस्ट्री हमें ये सीखना है कि जो ब्रांड प्रॉमिस है वो चेंज नहीं होना। वो चाहे आज एक बंदा काम कर रहा है, कल दूसरा कर रहा है, परसों तीसरा। ब्रांड प्रॉमिस अगर चेंज हो गया तो फिर आपने ब्रांडेड जेनेरिक तो नहीं बनाया, आपने जेनेरिक को रिफाइंड कहीं किया। जो अभी आपने सवाल पूछा था कि आपने महंगा करने के लिए, बट दैट्स नॉट द प्रॉमिस विच यू आर डिलीवरिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल टाइम पीरियड। राइट, और क्वालिटी कम्स विद प्राइस। ऑफ कोर्स, यस। यस, आप देखें ना, आपको जो चीज़ मिल रही है उसकी कोई प्राइस है, एक प्राइस टैग है। वो डिफ्रेंसिएशन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज आप चाइना से कोई चीज़ ख़रीदने जाएं, चाहे वो एक कपड़ा हो या फार्मास्यूटिकल की APIs हो, उसकी ग्रेडिंग नहीं है। उसके 1 से लेके 15 तक ग्रेड्स मौजूद हैं। 15वीं नंबर की चीज़ भी वही चीज़ अंदर रखती है जो पहले नंबर की है। राइट, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स बेहतर होते हैं। इसकी मिसाल यूँ समझें, मैंने एक लॉट बनाई 10,000 गोलियों की। उससे मुझे लगा यार कोना झड़ गया है, जिसको हम चिपिंग कहते हैं, हो गई है, मरीज़ को नुकसान नहीं होना, कोई बात नहीं, खा लेगा। चला दिया कंपनी ने। उसने अपना प्रॉमिस को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। अगले बैच में उसने कहा यार सही था। दूसरी कंपनी नैयर भाई वो थी जिसने कहा नहीं, कानून ये कहता है कि ये बैच पूरा रिजेक्ट होगा। उसने वो 10,000 गोलियों का बैच रिजेक्ट किया, नए बनाए। वो उसकी कॉस्ट है ना। यस, तो उसकी जो कमिटमेंट थी टूवर्ड्स क्वालिटी, उसने वो डिलीवर किया आपको। बहुत खूब। बस मार्केटिंग के हवाले से सर आते हैं कि जो मार्केटियर्स हैं, ये ब्रांडेड जेनेरिक को डिफरेंशिएट करने के लिए, अब तो ये प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम हो गया ना, कमिटमेंट वहाँ से आ गई। अब ये मार्केटियर्स ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए और नेक्स्ट 5 इयर्स में ये वाइप आउट ना हो जाएं, इसके लिए इनके पास क्या क्या होल्स मौजूद हैं? अगेन मुश्किल सवाल आते हैं वैसे आज आपके पास। देखिए, इसमें मार्केटियर्स आप हमें कह दें, आप हमें कमर्शियल के लोग कह दें, आप हमें सेल्स के लोग कह दें, ये सारे डिफरेंट नाम हैं। इसके पीछे जो एक सही वर्ड सूट करता है वो कमर्शियल के लोग कहा जाता है। जो चीज़ मार्केटियर्स को या कमर्शियल के लोगों को सरवाइव करवाएगी ना, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना जिस दिन आ गया हमें, उस दिन हम बहुत सारी वेस्टेजेस को बचा सकेंगे अपनी, और उस वेस्टेजेस को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। बात डाटा की हो रही है।
और डाटा के जो पॉइंट्स हैं, अच्छा बड़े खूबसूरत वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं बॉस, डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन, क्या फ़र्क क्या है? कि एक ही चीज़ है क्योंकि हम साइनियस वे में यूज़ कर लेते हैं हम इसे? ये मुझे एक दोस्त कहे किसी दिन कहने लगा, यार ये तुम जैसे जो लोग हैं ना, ये तो टंग ट्विस्टर्स बना दिए हैं। और मुझे भी लगा आपको भी इसमें फंसे। नहीं यार, ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता ही है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ऐसा नहीं है। और सिक्के को भी देखें तो उसके दो रुख में अलग अलग चीज़ें ही होती हैं। Oh, great, एक तरफ great, चांद great. तारा होता है तो एक तरफ शायद कायद आज़म होते थे। यस, ये बिल्कुल अलग है। डिजिटाइजेशन जो है ना नैयर, वो उस प्रोसेस का नाम है जिसमें से आप कागज़ को हटा के डाटा को किसी एक सिस्टम में लेके चले जाएं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटाइजेशन। ओके, राइट। डिजिटल कहते हैं उस इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ गई, जिस पे अब तो दुनिया ही कह रही है कि अगली वॉर डाटा के ऊपर है, वो जो डाटा आ गया है उसके ऊपर फैसला करना, दैट प्रोसेस कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। ओके, राइट। तो जो एनालॉग से नंबर्स में कन्वर्ट होने का टाइम है वो डिजिटाइजेशन है, और उसको फिर फैसलों में कन्वर्ट करना, उससे वैल्यू क्रिएट करना, वो डिजिटलाइजेशन है, जिसके मल्टीपल एंगल्स हैं। किसी ने उसको सोशल मीडिया कह दिया है, किसी ने उसको CRM कह दिया है, किसी ने उसको SFE कह दिया है, बट स्टार्ट डिजिटाइजेशन से होनी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन, ये डिजिटाइजेशन है, ऐसा ही है सर? अच्छा, अब जब डाटा के जो पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक अच्छे कमर्शियल का जो विजडम एक बंदा होगा वहाँ से डाटा कैच करे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला। तो जब मुझे वो हायर करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको थोड़ा टाइम लगा, जिस तरह आपको 1 साल लगा तो उनको भी 1-2 साल लगे। तो एक दफ़ा उनके वन ऑफ द स्पॉन्सर ओनर, तो उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आप मुझे यहाँ लाना चाह रहे हैं, और उस वक्त ये 2016-17 की बात होगी। मैं फार्म, वो एक कंपनी, वहाँ पे जनरल मैनेजर था, डिजिटल का भी और कमर्शियल भी देखता था। तो नया नया डिजिटल का बूम स्टार्ट होता। मैंने कहा आपकी कंपनी में तो कुछ ऐसा बंदा कि लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। कहेंगे यार नहीं, तुम जब आओगे तो तुम्हें अंदाज़ा लगे, पता चलेगा कि कितनी अपॉर्चुनिटी हैं चीज़ों को सीधा करने की। तो नहीं यार, वहाँ पे फिर मैं ज्वाइन मैंने कर ली, चीज़ें अलाइन भी हो गई, काम करना शुरू भी किया। तो एक दफ़ा ना कराची में एक डायबिटीज़ का इदारा है, वहाँ पे किसी से मुलाकात करने गए, और उसी कंपनी का एक मेडिकल रैप साथ था, और भी टीम थी, उससे बातचीत हुई। हम आपको पता है डॉक्टर्स के लिए वेट थोड़ा करना पड़ता है, तो वेट कर रहे थे। तो मैंने उनसे, उस लड़के से, उससे मोबाइल पे कुछ कर रहा था, मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो ना? तो कहने लगा सर मैं जो हूँ वो जुमरात का दिन है, जुम्मे को मेरी मीटिंग होती है, तो मैं व्हाट्सएप पे मेरे पास PDF फाइल आई हुई, दुकानों के नाम लिखे हुए, उनकी सेलों को जमा कर रहा हूँ कागज़ पे, और मुझे बॉस को भेजना अपनी सेल बना के। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये उस वक्त पाकिस्तान की दूसरी तीसरी बड़ी कंपनी थी। आज भी अगर मुल्क में 2,500 रैप्स काम करें तो उनको कागज़ों पे अगर ये सेलें जमा करनी पड़ रही हैं तो ये प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी इनकी? यस, दैट वाज द डे जिस दिन उस दिन मैंने काम शुरू किया, और एग्जैक्टली 8 महीने या 9 महीने के बाद रोज़ाना सुबह 9 बजे कंपनी के मेडिकल रैप से लेके कंपनी के CEO तक पिछले दिन जिस इलाके में वो काम करते थे, क्या हुआ, सब एक मैसेज पे आता था। तो वो जब मैंने फिर 1 साल बाद मीटिंग हमने की एक अपनी एनुअल, तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है? कहते हैं आपने हमारी ज़िंदगी से कई 100 दिन जो प्रोडक्टिव थे वो आपने निकाल दिए। अब आपने हमें डाटा दे दिया डिसीशंस को लेने के लिए, जिसकी बुनियाद पे मैं इन्फॉर्म डिसीजन लेता हूँ। यस, वरना पहले तो मैं डाटा बनाता था। यस, 3 घंटे जो है वो होटल पे, चाय के होटल में बैठ के डाटा बना रहे और आपको याद होगा अर्ली डेज में ऐसे हुआ था। यस, और उसकी भी कोई लॉजिक्स या ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी। जो डाटा आया है उसको फिल कर दिया जल्दी से, वो मीटिंग में लेके चले गए, कोई उसकी जो है वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी नहीं थी। आपके सुनने वाले, मुझे पता है आपने बताया था ऑडियंस बड़ी डिफरेंट मिक्स तरह की है, तो कुछ लोग शायद नाराज़ भी हो जाएं इस बात पे कि, और रैप्स कुछ खुश भी हो जाएं सुनते हुए, कि उस वक्त जब डाटा भरा जाता था उसमें तो ये भी देखा जाता था, नैयर साहब मुझसे करीब हैं तो मैं 100 डब्बे ज़्यादा डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि इंसेंटिव बन जाए। लेकिन जो मेहनत करने वाला है आप उसका हक भी तो मार रहे हैं। यस, कौन पकड़ने वाला है? कौन पकड़ने? लेकिन जब ये डाटा आया, आपने चीज़ों को अलाइन किया, आपने पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज कोई 60,000 दुकानें
ये शुरू यहाँ से होती है बात। अभी आपने जो सवाल था ना, ये शुरू कहाँ से होगा? शुरू उन 60,000 दुकानों की लिस्टिंग, उनके ऊपर कटने वाली इनवॉइस की मैपिंग से स्टार्ट होता है, और फिर ये एंड होता है जहाँ पे जाके आप नेशनल लेवल पे किसी चीज़ को कंपाइल कर रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत बात। मैं इसी को ज़रा और करीब करूं। एक फार्मास्यूटिकल, कमर्शियल या मार्केटियर की बात करते हैं, तो उसके लिए जो कस्टमर है वो डॉक्टर है, प्रिस्क्राइबर है। इस पूरे में प्रिस्क्राइबर का डाटा, उसका बिहेवियर, उसका तरीक़ेकार, उसकी प्रिस्क्राइबिंग प्रेफरेंसेस, इन सब का डाटा पाकिस्तान में तो कहीं नज़र नहीं आता। ये ऐसा कुछ है? मैं वही सोच रहा हूँ, तैयारी काफ़ी की है इसका मतलब आपने और आपको ये बेनिफिट हासिल है कि आप टेबल के उस तरफ से इधर भी बैठे रहें तो सारे इन एंड आउट्स पता है। यार अनफॉर्चुनेटली जवाब यही है कि नहीं है डाटा। और ये कुछ कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग जिसमें मैं आज काम करता हूँ, जहाँ डायरेक्टर मार्केटिंग और CCL फार्मा, यहाँ इस पे बड़ा कॉन्शियस काम कर रहे हैं कि हम जो 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 प्रोफाइलिंग है ना लोगों की, कंज्यूमर की भी और कस्टमर की भी, उस प्रोफाइलिंग को क्रिएट करें पाकिस्तान में। ओके। और ये अभी एक इन्फेंसी स्टेज है, बट अगले 5 साल जो इस चीज़ को कर पाया वो अगले 10 साल सर्वाइव करेगा। अब वो मैं आपसे क्यों कहता हूँ ये बात, अभी आपसे पहले डिस्कशन भी कर रहा था, आपने जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं इस्तेमाल की? यस, सबने किया, हम सबने किया। Yes. पाकिस्तान में भी किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया। Yes. आप जब उतरते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। क्या होता है उस मैसेज में आपसे? कितने स्टार दोगे, कितने स्टार दोगे, बिहेवियर्स हैं। और आपको पता है आपके बारे में भी वो रेटिंग लेता है ड्राइवर। यस। पता है आपकी बात? यस। आप कितने पैसे देते हैं उसको? जो 600, 800, 1000, 2000 रुपये आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम एज ए कमर्शियल लीडर्स, एज ए कमर्शियल स्टूडेंट्स, हमारे पास आज ये प्रोफाइल्स नहीं है। कई 100 अरब रुपए हम साइंस में लगा देते हैं, सिम्पोजियास करा रहे हैं, मेडिको मार्केटिंग सेशंस हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, बट आज हमें ये नहीं पता कि जिसको दिखा रहे हैं वही उसकी ऑडियंस है या किसी और को इससे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो डिजिटाइजेशन जहाँ से आप शुरू हुए थे, डिजिटाइजेशन आपको ये फैसले करने में मदद करेगा कि आप जिस डॉक्टर के पास जिस तरह का मरीज़ आ रहा है उस तरह की दवाइयाँ प्रमोट करें, एंड ना सिर्फ दवाइयाँ प्रमोट करें, उसको एजुकेशन भी दें उस तरह की बीमारियों के मुतालिक, ताकि वो और बेहतर तरीके से मरीज़ की तशख़ीस भी कर सके और उसकी वेलबींग भी देख सके। सर, अभी लास्ट वीक एक वेबिनार ले रहा था जिसमें इंडियंस भी थे और सब थे, और BI के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इन सब के हवाले से था, और फार्मास्यूटिकल कोर था। उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अपने एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया है जो कि फार्मास्यूटिकल्स यूज़ कर रही हैं, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। अब मेडिकल रैप को ये बताया जा रहा है, इतना डाटा मेडिकल रैप ने ही गेदर किया है कि आपने पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना है, इसके पास किस तरह के पेशेंट्स हैं और इनसे क्या बात करनी है, कौन से मेडिकल स्टोर्स पे आप विजिट नहीं कर रहे हो, कहाँ की सेल गिर रही है। यानी मॉर्निंग में जब एक मेडिकल रैप उठ रहा है ना, तो उसने बैठ के सोचना नहीं है कि आज मूड अच्छा है तो अच्छा सोचूंगा, आज मूड ख़राब है तो आज काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट बेस्ट एक्शंस डिफाइंड, यानी डाटा पॉइंट्स इतने अच्छे उठाए और इतना अच्छा उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर रहे हैं कि वहाँ तक अभी पाकिस्तान में यहाँ तक हम पहुँचे नहीं पहुँचे। और यही वो स्टेज है जो आपके पहले सवाल का जवाब था कि नेक्स्ट 5 इयर्स की सर्वाइवल उन्हीं कंपनीज़ का है पाकिस्तान में। क्योंकि देखिए रिसोर्सेज ना हर आने वाले दिन के साथ आपके डाइल्यूट हो रहे हैं। इस वक्त APIs महंगा हो रहा है, शिपमेंट कॉस्ट जो आपका API आते हैं वो महंगी हो रही है, डॉलर्स का कुछ नहीं पता, 300 की स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि मार्केट हमारी फ्रेगमेंटेड है, प्राइस इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो होनी इस पे है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सही जगह चैनलाइज हो जाएं। और चैनलाइज इस तरह भी आपने बात की, आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंटेंसिव इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं सेल्स में जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। इवन बैंक्स में अब इतने नहीं रहे। एक ज़माने में लोग क्रेडिट कार्ड्स के लिए बैंकों के पास जाया करते थे नौकरी लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड सेल्स ऑफिसर होते थे। yes. आज पाकिस्तान में एक
बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 2.5 से 3 लाख का नंबर है ये रैप्स का। आप इसकी इकोनॉमिक्स निकालें, जो कि एक अच्छा साइन भी है कि आपने रोज़गार दिया हुआ है, एक इज़्ज़तदार रोज़गार है, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं सेल्स की नौकरी में, एक इज़्ज़तदार लोगों से मिलते हैं, पाकिस्तान का मोस्ट क्वालिफाइड तबका है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन देना हम जैसे लोगों का काम है। और वो डायरेक्शन जो भी आपने बात की वहीं से आनी है कि जिस दिन आप सुबह उठ के ये बता सकेंगे ना कि यार तुम्हारा आज का रूट प्लान में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो दिन होगा कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट में एक कंपनी दूसरी से ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि व्हाट्सएप का एक चैनल बना लेते हैं, कुछ मैसेजेस बना लेते हैं, फेसबुक पे एक पेज बना लेते हैं, और वो मार्केटियर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि उसमें ब्रांड मैनेजर भी आ जाए ऊपर, और वो कहते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए। यार वो मासूम है, लेकिन उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो इसको कबूल कर रहे हैं। किस टर्म में? देखें, मैंने इसकी जवाब भी ना आपको इसकी रूह के मुताबिक दिया कि जो सुनना चाहिए मिलना चाहिए। सही है। देखें, शाबाशी या ताली बजा कौन रहा है उसके मार्केटियर के उस काम के ऊपर? जिसकी अपनी अप्रोच उतनी ही है, और जिसको भी कहीं ये दिखाना है कि मैंने यार 2-3 साल का स्प्रिंट लगा के इस कंपनी में कहीं और चले जाना है। अगर तो आप ब्रांड की वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं तो फिर आपको जवाब चाहिए। मैं अक्सर अपने प्रोडक्ट मैनेजर से कहता हूँ, अभी आप मिले भी होंगे कुछ एक आध लोगों से, उनसे पूछिएगा, मैं कहता हूँ एक होता है वर्ड हमने फिजिक्स में पढ़ा था, कॉजल इफेक्ट। यस। आपके इस माइक को मैं हाथ लगा के हिलाऊँ ना तो ये हिलेगा, तो नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है एक मार्केटियर एक काम करे उसको कोई इफेक्ट ना हो। ये जिस चीज़ की आपने जिक्र किया ना कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, मैंने पाकिस्तान का पहला चैट बॉट लॉन्च किया, बाबू उससे हुआ क्या है? कॉजल इफेक्ट तो कोई नहीं आया। तो ये सवाल हम जैसे कमर्शियल उस चैट बॉट पे हमने 5 चैट बॉट्स लिए पाकिस्तान के और मैसेजेस किए, उन्होंने इतने सवालात पूछे कि 20 से हमने ऑप्ट आउट कर दिया। फिर उन्होंने एक को तो मैसेज किया, बहुत बड़ी कंपनी है, उनको हमने चेक करने के लिए मैसेज किया, 2 आवर्स के बाद उस चैट बॉट ने रिस्पॉन्ड किया, हाउ आर यू, हाउ मे आई हेल्प यू। अच्छा, जब ये सब कुछ भी हो रहा है तो उसमें कोई जान, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग नहीं है वो पता चल रहा है कि आप बॉट से बात कर रहे हैं। सेम सर हमने यूज़ किया, सेम पड़ोसी कंट्री का। अच्छा, जब उसको किया ना बॉस, ऐसा लग रहा था कि हम ह्यूमन से बात कर रहे हैं। अब जब ह्यूमन से बात करते हैं ना तो हमारी चैट लंबी होती है, हम ज़्यादा इंसाइट्स देते हैं, ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं। तो आपका सवाल सही है कि चैट बॉट बना दिया, उससे हुआ क्या? ऐसे ही आप चैट बॉट ले लो, आप बीच में ना व्हाट्सएप ने जिस दिन चैनल लॉन्च किए तो हमारे मार्केटिंग को लगा जी हम चैनल बना देते हैं। तो भाई हासिल क्या कर रहे हो इससे? क्या किसी की ज़िंदगी बेहतर की आपने? देखो मेरा मुझे जवाब देना है किसी को, यहाँ दुनिया में तो जवाब देना नहीं देना, बाहर ज़रूर दुनिया में के बाद देना है कि एटलीस्ट अगर मैं हेल्थ के शोबे में हूँ तो किसी ना किसी की लाइफ को ज़रूर बेहतर कर सकूँ, चाहे वो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं या मेरी दवाइयाँ इस्तेमाल करने लोग हैं। उनकी अगर वेलबींग के बारे में नहीं सोच रहा और सिर्फ सोच रहा हूँ कि मेरी नौकरी 3 साल खिंच जाए, माजरत बहुत सारे कमर्शियल के लोग ये सोचते हैं, तो ये यहीं से ख़राबी स्टार्ट होती है कि यार मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन पे दिखा दूंगा ये 4 काम किए हैं। सवाल मुझ जैसे किसी बंदे ने पूछना चाहिए इसका हासिल क्या हुआ? 2 हासिल हैं प्राइमरीली, कितने मरीजों की ज़िंदगी इससे बेहतर हुई आपकी इस काम से? खूबसूरत पहला सवाल बुनियादी। अगर नहीं हो रही तो बंद कर दें उस काम को। दूसरा, क्या जो बंदा आपके साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कोई मदद दी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में कोई आपने कंट्रीब्यूट किया है नहीं किया? बस ये 2 ही लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, या तो वो लोग जिनके साथ हम काम कर रहे हैं या वो लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये कमर्शियल एक्सीलेंस और कमर्शियल ऑपरेशंस, ये क्या फ़र्क है सर इसके अंदर? अभी हमने ना लिंक्डइन पे बड़ा शोर डला हुआ है, लोग बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख रहे हैं इसमें। ये कमर्शियल एक्सीलेंस, ये बोर्ड रूम वाली ही बातें हैं या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये फील्ड में आखिर तक नज़र आती हैं? ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अगेन अभाम नहीं हो रहा कि किसी हद तक 2-4 कंपनियों में तो शुरुआत हो चुकी है इसकी। ये है क्या बॉस, पहले समझाएं इसको। अच्छा, आपने ना 2 वर्ड यूज़ किए हैं। हाँ। एक आपने कहा कमर्शियल ऑपरेशंस और आपने कहा एक है कमर्शियल एक्सीलेंस। मेरे सवाल का जवाब इन दोनों अल्फाजों में छुपा हुआ है। ओके। ऑपरेशंस कहते हैं किसी काम को चलाने को, राइट।
मतलब आपने गाड़ी चला के आप यहाँ आ गए, ये आपके ऑपरेशन से सुबह उठ के। एक्सीलेंस है उस काम को कम से कम टाइम में और कम से कम रिसोर्सेज में करने को एक्सीलेंस कहते हैं। ओके, राइट। सो देखें, जिस टाइम पे हम बन रहे थे ना 90s से लेके 2026-25 तक नेशनल कंपनी इवॉल्व हो रही थी, उस वक्त हमें ऑपरेशन सीधे करने थे। ठीक आज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80-90% मार्केट शेयर ले लिया अगर, तो अब ये वो टाइम है अगले 5-10 साल जिसमें एक्सेलेंस चाहिए। अगर आप इन जनरल मुझसे पूछेंगे कि 100 कंपनियों का अगर एनालिसिस करें तो ऑपरेशंस में कितनी है और एक्सेलेंस में कितनी है, तो मैं एक एस्टिमेटेड नंबर तो आपको दे सकता हूँ। कोई 98 कंपनियाँ जो हैं ऑपरेशन चला रही हैं। ओके, राइट। एक आध कंपनी होगी जो कहीं एक्सेलेंस की तरफ है। अभी एक्सेलेंस हमने इनिशिएट तो कर दिया, अचीव किसी ने नहीं किया। एक्सेलेंस कहते किसको हैं? मेरा जो डिमांड प्लानिंग का प्रोसेस है, जहाँ से दवाई की प्रोडक्शन होनी है, वहाँ से मैं शुरू करूँ, सीज़न में कितना बनाना है, ऑफ सीज़न में कितना काटना है, ये मुझे पता हो, और फिर जिस शेल्फ पे जितने पैक रखने थे उतने रखे हुए हों, ये एक्सेलेंस है। प्लस जिस डॉक्टर को जो मैसेज देना था मैंने, वो मैसेज मैं दे सकूं जिसका इम्पैक्ट क्रिएट हो सके, ये एक्सेलेंस है। यानी एक्सेलेंस जो है हमारी प्रोडक्टिविटी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के बैक पे जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो भी शामिल हो जाएगी इसके अंदर। एक्सेलेंस आउटपुट है आपका। एक्सीलेंस, कमर्शियल एक्सीलेंस आउटपुट है। कमर्शियल एक्सेलेंस एक माइंडसेट है जो कि बॉस, ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बैठ के सुना बीआई के साहब बैठ के हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमर्शियल एक्सीलेंस के जरिए हमने इतने पैसे बचाए कंपनी के। तो देखिए ना सर, आप मुझे बताइए ना, मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था एक राइड हेलिंग सर्विसेज का। हाँ। आप करके देखें, आपके पास लो रेटिंग का ड्राइवर आ रहा होगा एक कंपनी का, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज हमें अपनी वेस्टेजेस तो पता ही नहीं है। वेस्टेजेस, यस। हम वेस्टेजेस सिर्फ प्रमोशन की वेस्टेजेस नहीं है। वेस्टेजेस मेरे वेयर हाउस में पड़ा वो माल भी है जो मैंने ज़्यादा बना के रख लिया है। यस। मेरा वर्किंग कैपिटल उसमें लग रहा है ना। क्या उस वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट में कोई और काम कर सकता था? तो मैंने तो जिस तरह बात बताया, कमर्शियल एक्सीलेंस स्टार्ट ही होती है डिमांड प्लानिंग से लेके और फार्मेसी के शेल्फ पे दवाई रखी हुई है, दोनों पे। एक कंपनी के अंदर कमर्शियल एक्सीलेंस का टॉप मोस्ट कस्टोडियन कौन होता है? कमर्शियल डायरेक्टर। कमर्शियल डायरेक्टर। क्योंकि कमर्शियल डायरेक्टर की गर्दन जो फंसी हुई है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि देखें आप, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे एनजीओ नहीं लिखा हुआ। राइट। ये एक इदारे हैं। देखें, इन्होंने हज़ारों ख़ानदानों की किफ़ालत की हुई है, रोज़गार देते हैं उनको ये, और लाखों खानदानों को की वेलबींग की जिम्मेदारी ली हुई है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इदारे का सस्टेनेबल होना, इदारे का प्रॉफिटेबल होना। तो जो कमर्शियल डायरेक्टर है वो किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है, जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट रखता है, लिंचपिन है उन इदारों की, जो कि कंपनी को प्रॉफिट इंश्योर करके दे। अच्छा, अब क्योंकि बहरहाल वो इस सोसाइटी का हिस्सा भी है, तो उसने ये भी इंश्योर करना है कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं जिससे मेरी दवाइयों की एक्सेसिबिलिटी ख़राब हो जाए। राइट। क्योंकि देखें, जब वेस्टेजेस आएंगी नैयर साहब, तो वेस्टेजेस किसके ऊपर जाएंगी? ट्रांसफ़र किसको होंगी? वो कॉस्ट पे जाएंगी Cost और पे आगे जाएंगी। यस, प्राइस पे जाएंगी ना। तो अल्टीमेटली हमने उन दोनों चीज़ों को सेफगार्ड करना है। हमें दवाई की कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज़ रखना है ताकि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी उनका डिविडेंड मिले, और हमारा जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसको भी अफोर्डेबल प्राइस में दवाई मिले। तो ये जो इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना कंपनी के कमर्शियल डायरेक्टर का काम है। एक अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो हम तो अब ऑफ पेटेंट जो ड्रग्स हैं वही यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास ड्रग लेवल के ऊपर, मॉलिक्यूलर लेवल पर इनोवेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम कर तो ये सकते हैं, उनको लेकर आएँ, कलर चेंज करें, अच्छे से डब्बे बनाएं, अच्छी से कैंपेन्स बनाएं और लेके जाएं। मुझे तो यही समझ में आता है। इनोवेशन, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो इनोवेशन क्या लाएंगी बॉस? देखें, अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल यूँ मैं आपको कहूँगा कि हमें समझना पड़ेगा, हम इकोनॉमिकली जिस मुल्क में रहते हैं, इसको ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर हमें क्या ज़रूरत है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कई बिलियन डॉलर का अगर है मंथली, तो हम $3 बिलियन का एक मॉलिक्यूल इनोवेट कर लें, या फिर हम इनोवेटेड मॉलिक्यूल जो दुनिया ने किए हुए हैं
दुनिया देखें, दुनिया पूरी इस वक्त शिफ्ट हो गई ब्रांडेड जेनेरिक्स पे, पूरी दुनिया शिफ्ट हो गई है बायोसिमिलर्स पे, बायोलॉजिक्स पे चली गई। ये भी फ़र्क है, बायोलॉजिक्स अलग है, बायोसिमिलर्स अलग है। नहीं बिल्कुल सही है, सही है, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो कहने की बात क्या है इसमें, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम R&D लैब्स खोलें, और हमारे पास इतने मसल्स नहीं हैं आज कि हम $3-3 बिलियन, जिस मुल्क का डेफिसिट इतना है, एक मॉलिक्यूल पे एक कंपनी लगा दे। आज हम फाइनेंशियली ऐसे नहीं है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए आज हम खड़े हुए कहाँ पे हैं। आज हम खड़े हुए, हम बहुत अच्छे R&D सेंटर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो इनोवेटेड मॉलिक्यूल को पाकिस्तान में उसी क्वालिटी का बना सकते हैं। हम उसको बनाएं, लेकिन वो जो इनोवेटिव मॉलिक्यूल थे उसको सही तरीके से प्लेस कर सकें, इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में। माफ बॉस, आप बायोइक्विवेलेंस के कितने सेंटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने ब्रांड्स जो हैं पाकिस्तान में जो हैं बायोइक्विवेलेंसी से गुजर चुके हैं, बताएं। देखें, ये तो हमारे हाथ में है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। पाकिस्तान की ना पिछले महीने की आपने, मैं देख रहा था कोई एक सेशन भी किया एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मैंने रील देखी थी, कोई 484 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की हैं हमने। इस 484 मिलियन का जो टारगेट है हमारा, वो $4 बिलियन का दिया है गवर्नमेंट ने। उस 484 की भी डायसेक्शंस करेंगे तो 4-6 कंपनियां हैं जो इस माइंडसेट पे काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रेडिंग ना करें, कंटेनर ना भेजें, अपने ब्रांड इस्टेब्लिश करें। उस ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए जो आपने वर्ड यूज़ किया बायोइक्विवेलेंसी, ये बहुत ज़रूरी है, उनका कानून ये कहता है। तो पाकिस्तान में 2-4 इदारे मौजूद हैं आज भी, कराची में भी है, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी ऐसे सेंटर्स। कंपनीज़ को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं, आपने शुरू में जिक्र किया था कि इंटरनेशनल बिजनेस भी देखते रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हम जिन मुल्कों में जाते थे तो वहाँ पे क्योंकि हमारी दवाइयों की बायोइक्विवेलेंस हुई भी होती थी और कई लाख डॉलर हमने इन्वेस्ट किए होते थे, तो वहाँ पे हम ये नहीं कि हम फिर किसी को वो दवाई कंटेनर्स में नहीं देते थे। हम कहते थे हमारा ब्रांड है, ख़ुद बेचेंगे और पाकिस्तान के नाम से बेचेंगे। आज CCL फार्मास्यूटिकल श्रीलंका की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में शामिल है। ओके। टॉप 10 फार्मास्यूटिकल, और ये सिर्फ श्रीलंकन कंपनी से कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये इंडियंस भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, अमेरिकन कंपनीज भी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ये ब्रांड की वैल्यू क्रिएशन क्रिएट हुई है। आज जिस तरह पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रांड एक मल्टीनेशनल का है, तो मैं बड़े फ़ख्र से आपको बता सकूँ कि श्रीलंका में जो नंबर 1 ब्रांड है वो CCL का है। सीटामेट हमारा ब्रांड, एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, प्रॉमिस, एंड उस मुल्क में अगेन हमने जिम्मेदारी समझी अपनी। हम गए तो हमने साइंस पे बहुत काम किया, हमने डायबिटीज़ के अवेयरनेस पे बहुत काम किया। सर मैं वापस आता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए तो ज़रूरी थी, जहाँ पर ज़रूरी है हमने किया। मुझे तो याद है 2009, 10, 11, 12 कोई ईरान से बायोइक्विवेलेंस करवा के लेके आ रहा था, कोई चाइना से, कोई इंडिया से, अपनी मर्ज़ी का। क्या ये चीज़ अच्छी नहीं होगी कि पाकिस्तान में रहते हुए भी जो ब्रांड्स यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं वो इनोवेट ना करें मॉलिक्यूल को, बट मॉलिक्यूल को इक्विवेलेंट तो बनाए ना। इस क्या कहते हैं, इस पुलिसिंग से तो गुजरें। मैंने बीच में एक जुमला यूज़ किया था, आप उसको मैं भी रिपीट करूँगा तो आप नरेट कर जाएंगे। मैंने कहा था कि आज क्योंकि हम 24 मुल्कों में काम करते हैं और हमारा विजन है अगले 5 सालों में 50 मुल्कों में जाने का, तो हमारी इनोवेशन टीम जिस दिन किसी मॉलिक्यूल को ढूंढती है कि हमने लॉन्च करना है, तो वो इस माइंडसेट से ढूंढती है कि ये 50 मुल्कों में जाएगा कैसे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो उसकी जो बायोइक्विवेलेंसी है वो डे 1 से उस स्टैंडर्ड पे होती है जो किसी भी यूरोपियन, मिडिल ईस्टर्न या सेंट्रल एशियन कंट्री में वो जा सके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हम तो आज भी जो दवाई आप कह रहे हैं भाई मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की कंपनीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ना कोई कमेंट करना चाहता हूँ। जिम्मेदारी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ज़रूर हम जैसे लोग जब 4 जगह कहीं बैठते हैं तो ये ज़रूर डिस्कशन कर रहे हैं कि यार हमें 10-15 कंपनीज़ को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर आज हमारा पड़ोसी मुल्क कोई 22 से 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है फार्मास्यूटिकल की, तो उसमें से अगर हम 4-6 अरब तक भी आना चाहते हैं तो मिल के हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D के ऊपर। यस, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं वो। और ये मिसाल पाकिस्तान की 2-3 कंपनी ने शुरू की है कि हमारी हर दवाई बायोइक्विवेलेंट है, और WHO के या जो क्वालिफाइड सेंटर है उनके थ्रू बायोइक्विवेलेंस हुई है। तो पाकिस्तान में कितने सेंटर्स काम कर रहे हैं बॉस बायोइक्विवेलेंस? टू माय बेस्ट नॉलेज 3 सेंटर्स हैं इस वक्त। कहाँ पर हैं वो? एक लाहौर में है, एक कराची में जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर HEJ है, और एक इस्लामाबाद के अंदर है। तीनों सेंटर्स क्वालिफाइड हैं और जिनकी जो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हैं वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। राइट। मेडिको मार्केटिंग के हवाले से बताएंगे पाकिस्तान में इसको किस तरह से देखा जाता है और इसका क्या स्कोप है जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स मेडिको मार्केटिंग की तरफ आना चाहते हैं? देखें, मेडिको मार्केटिंग जो है ना वो लिंक्ड है हमारे
माइंडसेट के साथ। अगर तो हम चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग वाली कंपनी बने, ये मैं आपको मैसेज उन कंपनीज के लिए जो चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो तो कंफ्यूज ना हो, छोड़ दें, मेडिको मार्केटिंग आपके लिए बना ही नहीं है। हाँ, तो भाई ये अब जो बात हो रही है वो आपके लिए नहीं हाँ, है। तो ये इसलिए मैंने कहा। लेकिन हाँ, जो कंपनीज चाहती हैं कि ब्रांडेड जेनेरिक क्रिएट करें, वहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट आपके कमर्शियल डिपार्टमेंट का या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इंटीग्रल पार्ट है, जहाँ पे वो पॉलिसी पे भी काम करेगा, वहाँ पे वो गाइडलाइंस भी क्रिएट करेगा, वहाँ पे वो अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जिम्मेदारी आ रही है अब नेशनल कंपनीज़ पे कि अगर कोई एक ऐसी बीमारी है जिसकी आगाही नहीं है तो उस पर काम करें। अगर कोई एक ऐसा नया मॉलिक्यूल आ गया है जिसकी बीमारी एग्जिस्ट करती थी, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर फोरम्स क्रिएट करें, और फोरम्स क्रिएट करके डॉक्टर्स को एजुकेट करें। और अगर आप इस स्टेज से भी बाहर आ गए कि मॉलिक्यूल भी इस्टेब्लिश है, तो फिर अपने ब्रांड्स को आप वैल्यू क्रिएट करें। तो मेडिकल या मेडिको मार्केटिंग में ये सारे फेजेस में हर जगह इन्वॉल्व है। अगर बीमारी की अवेयरनेस है तो वो सही इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग वाला तो टॉल क्लेम्स कर लेगा, उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? एक न्यूट्रल डिपार्टमेंट होता है। प्लस फिर एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड पाकिस्तान का तबका है, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको ये एजुकेशन या उनको ये अवेयरनेस कौन देगा? तो ये मेडिको मार्केटिंग फार्मासिस्ट के लिए, MBBS डॉक्टर्स के लिए बड़ी बड़ी ल्यूक्रेटिव फील्ड है। यहाँ पे आप टिपिकल मेडिकल वाले भी नहीं हैं, आप मार्केटिंग वाले भी नहीं हैं, आप नीड्स एंड वांट्स के गैप को फिल कर रहे हैं। और इवेंचुअली अगर आप एक अच्छे मेडिको मार्केटियर बनते हैं तो आपका जो कमर्शियल में ग्रो करने का सक्सेस रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको नीड्स पता होंगी। दोनों जो कॉइन्स हैं आपके ऑडियंस, कंज्यूमर भी और कस्टमर की, दोनों को नीड्स पता होंगी आपको। सर एक सवाल लास्ट करता हूँ। मुझे इस पूरी डिस्कशन के अंदर और क्रिटिकली सुनने के बाद ये लग रहा है कि आपकी ज़्यादातर जो बातें हैं या जो होराइज़न है आपके थॉट्स का, वो इस डिस्कशन को कंपनी के मालिकान को ज़रूर देखना चाहिए। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, जेनेरिक टू ब्रांडेड जेनेरिक, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? ऑब्वियसली टॉप लेवल ही लेगा ना ये। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इसमें मैं आपसे शायद 1% भी डिसएग्री ना कर सकूं। अगेन फिर आपकी ना, मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी बात में कोई एक पीछे एक लिंक मुझे क्रिएट हो जाता है। मैंने एक कोर्स किया जिसको कहते थे लीडरशिप ग्रिड। ये बड़ा सिग्नेचर कोर्स था, और अमेरिका से ट्रेनर आते थे इसके, और वो पता नहीं 5-6 दिन का होता था, सुबह 9 से लेकर रात 12 तक पढ़ाते थे हमें वो। तो उस कोर्स के जो ट्रेनर थे मियाँ साहब, ये बताते थे, कहते थे हमारा जो इसकी थ्योरी है ना, आप जिस वक्त मुझे कंपनी ने कराया, मैं कंपनी के इस लेवल 4 के ऊपर काम करता था, N-4 था मैं। कहेंगे हमने आपकी कंपनी के N को पहले कराया है कोर्स। एंड मतलब टॉप CEO को, ओनर को, स्पॉन्सर को पहले कराया है। जहाँ से फर्स्ट बाइंग आएगी, जहाँ से आपको जो हम लीडरशिप के तरीके सिखा रहे हैं वो आपको एग्जीक्यूट करने देंगे। ओह ग्रेट। हमारे उस कोर्स में जिस बैच का मैं हूँ, मैं 2014 का ग्रेजुएट हूँ, उसको कहते थे ग्रिड ग्रेजुएट्स हैं आप सारे। तो उस कोर्स में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो शिराजी साहब थे। शिराजी साहब मुझे एग्जैक्टली आज का नहीं पता, बट वो हयात है नहीं, बट उस वक्त वो चेयरमैन थे एटलस ग्रुप के, ये जो होंडा ग्रुप है। कहेंगे मैं पाकिस्तान का पहला ग्रेड ग्रेजुएट था शिराजी साहब, 1970s में उन्होंने वो कोर्स किया था। और कहेंगे इनको भी इसलिए कहा था कि पूरा एटलस ग्रुप जो है, होंडा ग्रुप जो है, वो इस लीडरशिप थ्योरी के ऊपर बना हुआ है कि कैसे कंसर्न फॉर पीपल हाई होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंसर्न फॉर रिजल्ट्स, एंड वाइस वर्सा, कि कंसर्न फॉर रिजल्ट्स इतना हाई ना हो जाए कि कंसर्न फॉर पीपल ख़त्म हो जाए। तो इसके दरमियान आपने एक बैलेंस क्रिएट करना। तो आप वाली बात कि यस यू आर राइट कि हमारे जो पॉडकास्ट है, ये जो डिस्कशंस हैं, इसको ज़रूर सुने हमारे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल के स्पॉन्सर्स। बट साथ ही साथ ना स्पॉन्सर्स मैं बेचारे का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बहरहाल कमर्शियल के लोग हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सुनना चाहिए। उनको अगर सर्वाइव करना है ब्रांडेड जेनेरिक के साथ, बहरहाल ये अब चॉइस नहीं रही है पाकिस्तान में। मैं आज भी आपके सेशन में कह रहा हूँ कि 4-6 कंपनियाँ हैं जो इस ट्रांजिशन को बहुत स्मूथली कैरी कर रही हैं। तो फिर वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, कमर्शियल के लोग भी, गैप और बहुत बढ़ जाएगा, उनका गैप बढ़ जाएगा, फिर वो ट्रेडर्स बन जाएंगे। ओके, राइट। एंड स्पॉन्सर्स देखें, पढ़े लिखे लोग हैं, अकल रखते हैं, कारोबार चला रहे हैं, कई अरब रुपए की कंपनियां चला रहे हैं। उनको पता है कि सर्वाइवल किस चीज़ के अंदर है। स्पॉन्सर्स को मुझे लगता है कि
चूज़ कर लेंगे। कमर्शियल के लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है चूज़ करना कि मेरा पाथवे क्या है। ओह, अपने सर्वाइवल के लिए भी अपने चाहिए survival उन्हें। की, हाँ। वो फार्मास्यूटिकल सर्वाइवल एक तरफ है और अपनी इनका तो सर्वाइवल survival, एक लेकिन तरफ ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, Thank you. बहुत मजा आया।